बताता हूँ। नवाब अरसलान ने इंतहाई दहशतज़दा लहजे में कहा और इमरान के इशारे पर जवाना ने उसे एक झटके से वापस सोफे पर पटक दिया। एक ही थप्पड़ पर बोल पड़े हो, कम से कम 2-4 हाथ तो लगाने देते। जवाना ने इस तरह बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा जैसे उसे नवाब अरसलान की इतनी जल्दी आमदगी पर मायूसी हुई हो। इस बार जवाना के हाथ नहीं रुकने नवाब अरसलान, और यके बाद दिगरे तुम्हारी हड्डियां टूटती चली जानी है और फिर तुम जानते हो कि बाकी तुम्हारी सारी उम्र माजूरी की हालत में ही गुजरेगी। मेरा वादा कि अगर तुम सब कुछ सच सच और तफसील से बता दो तो न सिर्फ तुम जिंदा रहोगे बल्कि हम तुम्हारा नाम भी भूल जाएंगे। इमरान ने सर्द लहजे में कहा। मैंने कोई फार्मूला उस डिबिया में नहीं भिजवाया। उस डिबिया में एक माइक्रो टेप था जो मुझे रिचर्ड ने दिया था ताकि मैं उसे मुल्क से बाहर निकाल दूं। नवाब अरसलान ने कहा तो इमरान चौंक पड़ा। माइक्रो टेप, क्या मतलब? पूरी तफसील से बताओ। उलझी बात मत करो, समझे, वरना मैं जवाना को इशारा करके खुद कमरे से बाहर चला जाऊंगा। इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। पापा प्लीज, मुझे वादा करो कि मुझे छोड़ दोगे और किसी को ना बताओगे कि मैंने तुम्हें कुछ बताया है, वरना बिग बॉस मुझे पाताल में से भी घसीट कर निकाल लाएगा और मुझे वो जिंदा जला देंगे। वो इंतहाई जालिम लोग हैं, नवाब अरसलान ने दहशतज़दा लहजे में कहा और इमरान चौंक पड़ा। इसका मतलब था कि ये बैनुल अक़वामी तंजीम बिग बॉस यहाँ पाकिस्तान में कोई पुरअसरार गेम खेल रही है। ठीक है, मेरा वादा, शर्त वही कि तुम सब कुछ तफसील से बता दो। इमरान ने कहा। मैं तफसील से बताता हूँ, वरना बिग बॉस तो बाद में मुझे मारेगी। तुम्हारा ये देव अभी मुझे मार डालेगा। सुनो, मेरे पास नवादरात का बहुत बड़ा खजाना है और पूरी दुनिया में नवादरात की खरीदारी और उसमें महारत के लिहाज से मुझे बड़ा आदमी समझा जाता है। नवादरात के हुसूल के शौक की वजह से मेरा दुनिया के हर तबके से गहरा ताल्लुक रहता है। बहरहाल, एक्रीमिया में एक बहुत बड़ी मुजरिम तंजीम है। बिग बॉस, उसका एक खास आदमी है, कूपर हडसन। वो मेरा गहरा दोस्त है। वो भी नवादरात का बेहद शौकीन है। उसके पास नवादरात का बहुत बड़ा जखीरा है। इस जखीरे में एक ऐसा नवादिर है जो मेरे नुक्ते नज़र से पूरी दुनिया के नवादरात में से सबसे कीमती है। मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक नवादरात से नहीं है, इसलिए तुम उसकी अहमियत और मालियत को ना समझ सकोगे। बहरहाल, मैं वो हासिल करना चाहता था, लेकिन कूपर हडसन उसे देने पर किसी सूरत आमादा न था। हत्ता कि मैंने उसकी बड़ी से बड़ी कीमत भी लगा दी, लेकिन बेसूद, और मैं बेहद मायूस हो गया। लेकिन फिर अचानक कूपर हडसन ने मुझसे राब्ता किया। मैं इन दिनों एक्रीमिया में था। उसने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि अगर वो मेरा एक काम कर दे तो वो ये नवादिर मुझे तोहफे में दे देगा। जाहिर है ये मेरे लिए बहुत बड़ी खबर थी। मैं फौरन रजामंद हो गया। उस नवादिर के लिए अगर मुझे वो 1000 आदमियों को भी कत्ल करने के लिए कहता तो मैं दुरेक न करता, लेकिन उसने इंतहाई मामूली सा काम बता दिया कि बिग बॉस तंजीम पाकिस्तान के एक साइंसदान सरदावर को अगवा करके इस तरह एक्रीमिया ले आना चाहती है कि किसी को उसका इल्म ना हो सके, और इसके लिए उन्होंने ये मंसूबाबंदी की थी कि सरदावर को अगवा करके यहाँ दौलतगढ़ लाया जाए। यहाँ मेरे नवादरात में मिस्र की हनुशुदा ममियाँ भी मौजूद हैं जिसका बाकायदा हुकूमत को इल्म है, और वजारत आसार कदीमा से उनके बारे में बाकायदा सर्टिफिकेट्स मैंने ले रखे हैं, क्योंकि वैसे लाशें रखना जुर्म है। बहरहाल ये तय हुआ कि सरदावर को अगवा करके दौलतगढ़ लाया जाए। यहाँ मिस्र के कदीम बादशाह की मम्मी को उसके मखसूस संदूक से निकालकर अलहदा रख दिया जाए। सरदावर के चेहरे पर उस बादशाह की मम्मी जैसा मेकअप किया जाए। उन्हें तवील अरसे के लिए बेहोश कर दिया जाएगा। उस संदूक में ऐसे इंतजामात कर दिए जाएंगे कि उन्हें ताज़ा हवा मिलती रहे। फिर हुकूमत की इजाज़त से ये संदूक यहाँ से बाकायदा एक चार्टर तैयारे के जरिए एक्रीमिया ले जाया जाएगा कि वहाँ नवादरात की एक नुमाइश में इसे रखना है। इस तरह वो साइंसदान सरदावर किसी को पता चले बगैर एक्रीमिया पहुँच जाएंगे। मैं इस पर फौरन तैयार हो गया क्योंकि मैं हर सूरत में वो नवादिर कूपर हडसन से हासिल करना चाहता था। बिग बॉस ने इसके लिए इस काम के माहिर एक और ग्रुप की खिदमत हासिल की जिसका सरबरा रिचर्ड है। रिचर्ड अपने ग्रुप के साथ यहाँ पहुँच गया और मैं सरदावर के अगवा होकर यहाँ पहुँचने का इंतजार करता रहा कि अचानक रिचर्ड अकेला यहाँ मेरे पास आ गया। उसने मुझे बताया कि अब सरदावर को अगवा करके ले जाने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि उसने उस सरदावर को तलाश करके उनके जिस्म में एक मखसूस आला फिट कर दिया था ताकि मुनासिब मौका देखकर वो उन्हें इस तरह अगवा कर सके कि किसी को उनके अगवा का इल्म ना हो सके। सरदावर यहाँ के एक पुरफिजा पहाड़ी मकाम दामान में रह रहे थे, लेकिन अभी रिचर्ड मौका ही तलाश कर रहा था कि उस आले की मदद से उसे पता चला कि सरदावर को 2 आदमी हेलीकॉप्टर पर बिठाकर पहाड़ों में ले गए हैं। फिर पहाड़ों के अंदर ही
उस सरदावर की मुलाकात शोगरान के एक मशहूर साइंसदान से हुई और उन दोनों के दरमियान किसी अहम साइंसी मामले पर तफसीली बातचीत होती रही। इस आले की मदद से ये तमाम बातचीत रिचर्ड ने टेप कर ली। फिर जब उसने इस बारे में बिग बॉस को ट्रांसमीटर पर तफसीलात बताई तो बिग बॉस ने सरदावर के अगवा वाला मिशन कैंसिल कर दिया, क्योंकि उस साइंसी मसले के सिलसिले में उनका प्रोग्राम सरदावर को अगवा करना था। बकौल रिचर्ड के, बिग बॉस ने उसे बताया था कि उन्हें ये इत्तलात मिली थी कि शोगरान का एक साइंसदान इस अहम साइंसी मसले पर कोई इनकलाबी इजाद कर रहा है और इस सिलसिले में उसकी बातचीत सरदावर से फोन पर होती रहती है। चुनांचे ये प्रोग्राम बनाया गया कि पहले सरदावर को पाकिस्तान से अगवा कराया जाए, क्योंकि बिग बॉस के नुक्ते नज़र से सरदावर का अगवा आसान था, जबकि शोगरान के उस साइंसदान का अगवा मुश्किल था। फिर सरदावर से उस शोगरानी साइंसदान को एक्रीमिया कॉल कराया जाता और सरदावर की वजह से वो खुद ही चलकर वहां पहुंच जाता। इस तरह दोनों काबू में आ जाते और फिर उनसे यह अहम इनकलाबी इजाद वहां बिग बॉस की एक खुफिया लेबोरेटरी में मुकम्मल कराई जाती। लेकिन ये इत्तेफाक है कि सरदावर के अगवा से पहले ही सरदावर और उस शोगरानी साइंसदान की मुलाकात हो गई और उनके दरमियान होने वाली तफसीली बातचीत रिकॉर्ड भी कर ली गई। इसमें उस फार्मूले के बारे में पूरी तफसीलात भी आ गई थी, इसलिए इस बातचीत को ही काफी समझा गया और अगवा वाला मिशन कैंसिल कर दिया गया। अब रिचर्ड ने वो टेप यहाँ से निकाल कर ले जाना था, लेकिन उसे इत्तला मिली कि यहाँ की मकामी सीक्रेट सर्विस को इत्तला मिल चुकी है कि सरदावर को अगवा किया जा रहा है। उसने मुझे बताया था कि यहाँ का एक आदमी जिसका नाम अली इमरान है, वो सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है और इंतहाई खतरनाक एजेंट समझा जाता है। रिचर्ड ने उसका फोन टेप कराया था ताकि अगर ये एजेंट अगवा के खिलाफ हरकत में आए तो उसे इत्तला मिल जाए। और इस फोन टेप से पता चल गया कि किसी ट्रूमैन ने फोन पर उसे बता दिया कि सरदावर को अगवा किया जा रहा है और अली इमरान ने सरदावर की तलाश शुरू कर दी है। चुनांचे उसने मुझे कहा कि मैं ये माइक्रो टेप किसी गैर मुतालिक आदमी के जरिए उसके आदमी काल तक पहुंचा दूं। इसके लिए उसने एक बाकायदा प्लानिंग बनाई। एक आम सी एक्रीमियन सयाह लड़की को नवाद रात का लालच देकर उसने मेरे पास भेजा। उसका नाम दीक्षा था। सीधी सादी और आम सी लड़की थी वो। मैंने उसे तलाई सिक्के दिए और फिर रिचर्ड से बात करके मैं उसे एयरपोर्ट खुद छोड़ने गया, जहां लॉन्च में रिचर्ड का आदमी कार्ल मौजूद था। रिचर्ड का ख्याल था कि उसके आदमियों की निगरानी ना हो रही हो, इसलिए वो टेप लॉन्च से बाहर चेकिंग से पहले कार्ल के हवाले न करना चाहता था। चुनांचे उसकी प्लानिंग के मुताबिक मैंने वो टेप दीक्षा को दिया। दीक्षा ने लॉन्च में जाकर वो कार्ल को दे दिया और फिर वो दोनों उसी फ्लाइट के जरिए पाकिस्तान से प्रवास कर गए। मैं उस वक्त तक वहां ठहरा रहा जब तक फ्लाइट रवाना नहीं हो गई। इसके बाद मैंने होटल जाकर रिचर्ड को टेप के बहिफाजत कार्ल तक पहुंचने और दीक्षा और कार्ल के प्रवास कर जाने की तफसील बता दी और उसके ओके कहने पर मैं वापस यहाँ दौलतगढ़ आ गया। अब मेरा ख्याल है कि मैं चंद रोज तक एक्रीमिया वापस जाऊंगा और कूपर हडसन से वो नवादिर हासिल करूंगा, क्योंकि बहरहाल मैंने उसका काम कर दिया है। लाश ना सही, टेप सही। नवाब अरसलान ने पूरी तफसील बताते हुए कहा और इमरान ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। नवाब अरसलान के इस तफसीली बयान से अब तक होने वाले वाक़यात की कड़ियाँ एक सिलसिले में जुड़ सकी थी। उसका मतलब था कि अगर सरदावर उस शुक्रानी साइंसदान के पास न ले जाए जाते तो यकीनन उन्हें अगवा कर लिया जाता और जो शानदार प्लानिंग उनकी यहाँ से निकालने की गई थी, जाहिर है उस पर किसी को जर्रा बराबर भी शक न पड़ता। और बिग बॉस ने मजीद होशियारी ये की थी कि अपने प्रोग्राम के मुताबिक वो रॉसफील्ड के किलर्स के जरिए रिचर्ड और उसके साथियों और नवाब अरसलान सब का खात्मा करा देता। इस तरह इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस लाख सर पटकती किसी तरह भी इस बात का सुराग न लगा सकती कि सरदावर को किस पार्टी ने अगवा किया और उन्हें कहाँ ले जाया गया। और अब उसे ये बात भी मालूम हो गई थी कि बिग बॉस को दरअसल उस सुपर बुलेट का फार्मूला चाहिए था, जो अब सरदावर और उस शुक्रानी साइंसदान के दरमियान होने वाली बातचीत की वजह से उसे टेप की सूरत में मिल गया था। और वो ये बात भी अच्छी तरह समझता था कि इन बैनुल अक़वामी मुजरिम तंजीमों को ये फार्मूला क्यों चाहिए, क्योंकि इस मसनूई सुपर बुलेट की तैयारी और उस पर इजारादारी से वो मंशियात से भी ज़्यादा कमा सकते थे। बहरहाल उसे ये सारी तफसील सुनकर एक इत्मीनान ज़रूर हुआ था कि इस तरह कम अज़ कम सरदावर के फौरी अगवा का खतरा यकीनन टल गया था। कूपर हडसन के बारे में पूरी तफसील बताओ, कहाँ रहता है, क्या करता है, उसकी शक्ल व सूरत, उसका फ़ोन नंबर, सब कुछ तफसील से बता दो, इसके बाद तुम आज़ाद हो जाओगे, इमरान ने कहा। और नवाब अरसलान ने पूरी तफसील बता दी। ओके, तुम्हारे कितने बच्चे हैं, यहाँ हवेली में क्यों नहीं रहते, इमरान ने पूछा। मेरे बच्चे, वो तो एक्रीमिया में मुस्तकिल रिहाइश पजीर हैं, वहाँ के शहरी हैं, वो यहाँ बहुत कम आते हैं। क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो?
नवाब अरसलान ने चौंक कर पूछा। उसके चेहरे पर इमरान के इस गैर मुतालिक सवाल पर हैरत के तासुरात उभर आए थे। क्या तुमने कोई वसीयतनामा भी तहरीर करा रखा है? इमरान ने दूसरा सवाल किया। वसीयतनामा? नहीं, मुझे क्या जरूरत है वसीयतनामे की? नवाब अरसलान ने और ज्यादा हैरान होते हुए कहा। जरूरत है, और तुमने इस वसीयतनामे में ये तहरीर करना है कि तुम्हारे तमाम नवादरात की मिल्कियत तुम्हारे मरने के बाद हुकूमत पाकिस्तान होगी, ताकि तुम्हारे इन नवादरात को अजायब खाने में रखवा दिया जाए और उन पर बाकायदा रिसर्च की जा सके। बोलो, तैयार हो ऐसा वसीयतनामा लिखने पर? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं नहीं, ये जुल्म है, ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है, मैं इसे किसी को नहीं दे सकता। नवाब अरसलान ने तेज लहजे में कहा। मैं ये तो नहीं कह रहा कि तुम अभी ये नवादरात दे दो, मैंने भी तुम्हारी मौत के बाद की बात की है। इमरान ने सर्द लहजे में कहा। कुछ भी हो, मैं नवादरात किसी को नहीं दे सकता। नवाब अरसलान ने कहा। ओके जवाना, इसकी गर्दन तोड़ दो। वसीयतनामा इसकी तरफ से मैं खुद ही तहरीर कर दूंगा, और सिर्फ नवादरात ही नहीं बल्कि इसकी जायदाद भी अब हुकूमत के पास चली जाएगी। इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा, और जवाना तेजी से एक बार फिर नवाब अरसलान पर झपटा और नवाब अरसलान बुरी तरह चीखने लगा। रुक जाओ, मैं लिख देता हूँ, रुक जाओ। नवाब अरसलान हिज़ियानी अंदाज में चीख रहा था और इमरान के इशारे पर जवाना एक तरफ मुड़ गया। सुनो नवाब अरसलान, तुमने पाकिस्तान के एक बहुत बड़े साइंसदान को अगवा करने और उन्हें यहाँ से निकाल ले जाने के जुर्म में मुआवनत करके कौमी जुर्म किया है, और इस जुर्म की सजा मौत है। लेकिन चूंकि तुम सिर्फ नवादरात के शौक में इस जुर्म में मुलविस हुए हो और फिर यह जुर्म वकूफ़ पजीर भी नहीं हुआ, इसलिए तुम्हें सिर्फ इस सूरत में माफ़ी मिल सकती है कि तुम ये बाकायदा वसीयतनामा लिख दो कि तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारे नवादरात की मिल्कियत हुकूमत पाकिस्तान के पास चली जाएगी। तुम्हारी औलाद वैसे ही पाकिस्तानी शहरी नहीं रही, इसलिए ये नवादरात उन्हें विरासत में लेने का कोई हक नहीं है। बोलो, तैयार हो या तुम्हें मौत की सजा दे दी जाए? हाँ या ना में जवाब दो। इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरे मरने के बाद ऐसा होगा, पहले नहीं। नवाब अरसलान ने जवाब देते हुए कहा। ओके, फिर तुम हमारे साथ दारुल हुकूमत जाओगे और इस जवाना के साथ अपने वकील के पास जाकर वसीयतनामा तहरीर कर दोगे, और उसके बाद जवाना तुम्हें यहाँ वापस छोड़ जाएगा, फिर तुम आज़ाद हो, जहाँ चाहे जाओ। इमरान ने कहा, और नवाब अरसलान ने इस बात में सर हिला दिया। ट्रूमैन ने हेडक्वार्टर पहुंचकर सबसे पहले इमरान के फ्लैट पर फोन किया ताकि इमरान को अब तक की सारी कार्रवाई बता सके, लेकिन दूसरी तरफ से सुलेमान ने उसे बताया कि इमरान साहब फ्लैट पर मौजूद नहीं है। तो उसने सुलेमान को कह दिया कि इमरान जैसे ही फ्लैट पर आए उसे पैगाम दे देना कि वो फौरी मुझसे फ़ोन पर राब्ता करे, और साथ ही उसने सुलेमान को अपना खुसूसी फ़ोन नंबर भी नोट करा दिया था। उसके बाद उसने बिग बॉस नामी तंजीम के हेडक्वार्टर या उसके किसी खास आदमी को ट्रेस करने की कोशिशें शुरू कर दी, और फिर तकरीबन 2 घंटों की लगातार कोशिशों के बाद आखिरकार वो बिग बॉस के एक अहम रुकन बाल्डे को ट्रेस कर लेने में कामयाब हो गया। बाल्डे का बज़ाहिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था, लेकिन बाल्डे उस बिग बॉस का खास आदमी समझा जाता था, और ट्रूमैन ने अपने खास आदमियों को इस बाल्डे को तलाश करने और उसे अगवा करके हेडक्वार्टर ले आने के अहकाम दे दिए थे। और अब उसे बैक वक्त 2 अतराफ से कॉलों का इंतजार था, एक इमरान की तरफ से और दूसरी अपने खास आदमियों की तरफ से। और फिर टेलीफोन की घंटी बजते ही उसने टेलीफोन का रिसीवर उठा लिया। यस, ट्रूमैन ने मोहतात अंदाज में कहा। हमारे यहाँ तो 3 बार यस कहना पड़ता है, तब जाकर निकाह होता है। दूसरी तरफ से इमरान की चहकती हुई आवाज सुनाई दी, और ट्रूमैन के चेहरे पर बेइख्तियार मुस्कुराहट रेंग गई। इमरान साहब, मैं गुज़िश्ता 2 घंटों से आपकी तरफ से कॉल का मुंतजिर था। मैंने सरदावर के अगवा के सिलसिले में खासी पेशरफ्त कर ली है। ट्रूमैन ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, वेरी गुड, क्या पेशरफ्त की है? दूसरी तरफ से इमरान की चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी, और ट्रूमैन ने पूरी तफसील से उसे बताना शुरू कर दिया कि पहले उसने गन को अगवा कराया, उस पर तशद्दुद से बाल्डोन सामने आया, और फिर बाल्डोन को किस तरह उसने कवर किया, और अब बाल्डोन से उसे मालूम हुआ है कि ये सारा सेटअप बिग बॉस का है, और उसने बिग बॉस का एक अहम आदमी भी ट्रेस कर लिया है। इसलिए अब उस आदमी से वो ये मालूम करेगा कि सरदावर को अगवा करके कहाँ रखा गया है, ताकि वहां से सरदावर को बरामद करके वापस पाकिस्तान भिजवाया जा सके। वाह, वाकई तुमने तो बड़ा काम कर दिखाया है। अब मैं तुम्हें एक वाकया सुनाता हूँ। दूसरी तरफ से इमरान ने हंसते हुए कहा, तो ट्रूमैन बेख्तियार चौंक पड़ा। वाकया? कैसा वाकया? ट्रूमैन ने हैरान होकर पूछा। पहले सुन लो। किसी मुल्क के बादशाह की घड़ी चोरी हो गई। उसने पुलिस चीफ को बुलाकर हुक्म दिया कि फौरन घड़ी बरामद की जाए, वरना पुलिस चीफ को गोली से उड़ा दिया जाएगा।
जिस पर पुलिस चीफ ने कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान बादशाह को वो घड़ी गुसल खाने में पड़ी मिल गई। वो गुसल करते हुए उसे वहीं छोड़ आया था। चुनांचे उसने पुलिस चीफ को पैगाम भिजवाया कि घड़ी मिल गई है, अब मजीद तफ्तीश की जरूरत नहीं है। उस पुलिस चीफ ने हाजिर रुककर कहा, जनाब ये आप क्या फरमा रहे हैं? मैंने आपके घड़ी के 10 चोर गिरफ्तार कर लिए हैं और उन 10 के 10 चोरों ने अलग-अलग घड़ी की चोरी का इकरार भी कर लिया है और उनमें से 4 घड़ियां बरामद भी हो चुकी है। इमरान ने वाकया सुनाते हुए कहा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। ट्रूमैन ने हैरान होकर कहा, मतलब ये है कि सरदावर सिरे से अगवा ही नहीं हुए, वो वापस आ गए हैं। इमरान ने हंसते हुए कहा और ट्रूमैन को यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके सर पर एटम बम मार दिया हो। वो अपनी जान को खतरे में डालकर मुजरिम तंजीमों के खिलाफ मुसलसल एक्शन करता रहा था और अब इमरान कह रहा था कि सरदावर अगवा ही नहीं हुए। उसके होंठ भीज गए और उसने बेख्तियार रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया। मैं खामखा अहमकों की तरह लोगों से लड़ता फिरा और उन्हें कत्ल करता फिरा। नॉनसेंस, ट्रूमैन ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में बड़बड़ाते हुए कहा। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से तमतमा रहा था। हकीकत में उसे इमरान की बात से बेहद शौक पहुंचा था। उसी लम्हे टेलीफोन की घंटी बज उठी और ट्रूमैन ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, ट्रूमैन ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। बॉस, मैं कैनेडी बोल रहा हूँ। आपके हुक्म की तामील में बॉल्डे को अगवा करके हेडक्वार्टर पहुंचा दिया गया है। दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया, लानत भेजो उस पर। अगर उसे बेहोश करके लाया गया है तो उसे हेडक्वार्टर से दूर किसी बाग में फेंकवा दो और अगर उसे हेडक्वार्टर का इल्म हो गया है तो गोली मारकर लाश किसी गटर में फेंकवा दो। ट्रूमैन ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा और दूसरी तरफ से कोई बात सुने बगैर ही उसने रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया। लेकिन जैसे ही रिसीवर क्रेडल पर पटका, टेलीफोन की घंटी दोबारा बज उठी और ट्रूमैन ने होंठ भींचते हुए रिसीवर उठा लिया। अब क्या बात है? ट्रूमैन ने पहले से ज्यादा गुस्सीले लहजे में कहा। क्या बात है? इस कदर गुस्सा किस बात पर आ रहा है? दूसरी तरफ से इमरान की मुस्कुराती हुई आवाज सुनाई दी। गुस्सा तो नहीं इमरान साहब, दरअसल आपकी बात से मुझे बेहद शौक पहुंचा है। अगर सरदावर अगवा नहीं हुए थे तो आप कम से कम मुझे तो इत्तला कर देते। मैं खौमाखा इस चक्कर में भागता फिरा, लोगों को अगवा करता रहा और उन्हें गोलियां मारता रहा, अपने सब काम छोड़कर। ट्रूमैन से ना रहा गया तो आखिरकार वो फट पड़ा। ओ, आई एम सॉरी ट्रूमैन, मुझे दरअसल ये ख्याल ना रहा था कि तुम्हारा वक्त बेहद कीमती होता है। तुम मेरी तरह फारिग और बेकार आदमी नहीं हो, बल्कि बहुत बड़े आदमी हो और एक एक लम्हे का हिसाब रखते हो। बहरहाल वेरी सॉरी, इस भागदौड़ में तुम्हारा जो वक्त ज़ाय हुआ है, तुम्हारा जो खर्चा आया है, वो सब कुछ और उसके साथ साथ अपना मुआवजा, ये सब बिल बनाकर मुझे भिजवा दो, मैं पेमेंट कर दूंगा। अभी मैं इतना गरीब भी नहीं हुआ कि तुम्हारा ये मामूली सा बिल भी अदा ना कर सकूं। दूसरी तरफ से इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया और ट्रूमैन के चेहरे पर इमरान की ये बात सुनकर नदामत से पसीना उभर आया। उसे अब एहसास हुआ कि उसने ऐसी बात करके वाकई एक घटिया और लो स्टैंडर्ड बात की है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह कोई घटिया पेशेवर आदमी करता है। उसे तो मसरत का इजहार करना चाहिए था कि सरदावर अगवा होने से बच गए हैं। वो होंठ भींचे कुछ देर बैठा रहा, फिर उसने रिसीवर उठाया और इमरान के फ्लैट के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से इमरान की उसी तरह चहकती हुई आवाज सुनाई दी और उसकी इसी चहकती हुई खुशगवार आवाज सुनकर ट्रूमैन को और ज्यादा नदामत महसूस होने लगी। वरना उसका ख्याल था कि इमरान भी उसकी तरह गुस्से में होगा, लेकिन इमरान वाकई अजीम आदमी था कि उसने उस बात की जरा बराबर भी परवाह न की थी। इमरान साहब, मैं ट्रूमैन बोल रहा हूँ। मैं सख्त शर्मिंदा हूँ, आपने वाकई मेरी आंखें खोल दी हैं। मेरा गुस्सा और मेरा लहजा वाकई इंतहाई घटिया था और मैंने ऐसी बात करके ज़हनी घटियापन का सबूत दिया है। मैं आपसे दिली तौर पर माजरत खा हूँ, ट्रूमैन ने खुलकर बात करते हुए कहा और दूसरी तरफ से इमरान के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। तुम्हारी इसी सच्चाई ने तो मुझे तुम्हारा गुरवेदा बना रखा है ट्रूमैन। तुमने जिस तरह खुलकर माजरत की है, इससे तुम्हारे किरदार की अजमत मेरे दिल में और ज्यादा बढ़ गई है और एक और फायदा भी हो गया है, बल्कि मेरे ख्याल में वही असल और नकद फायदा है। इमरान ने हंसते हुए कहा। कौन सा फायदा? ट्रूमैन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे बिल की अदायगी से बच गया हूँ। अब कम से कम सुलेमान को आइंदा साल के किसी महीने की तनख्वाह मिलने का स्कोप तो बन गया है, इमरान ने जवाब दिया और ट्रूमैन बेख्तियार कहकहा मारकर हंस पड़ा।